नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चंपावत के प्रत्येक घर में इन दिनों उत्साह और उमंग का वातावरण है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व पास है और कुमाऊं की होली अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के कारण पूरे देश में अलग स्थान रखती है। बैठकी होली, खड़ी होली, चौफुला, सुरताल और लोक संस्कृति का ऐसा अद्भुत संगम देश में विरल ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत की पुण्यभूमि इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति की धरोहर रही है। उनके अनुसार चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 केवल 7 दिनों का आयोजन नहीं बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा, प्राकृतिक सौंदर्य, मातृशक्ति के सामर्थ्य, युवाओं के उत्साह और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प का जीवन उत्सव है। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल महोत्सव को शीतकालीन कॉर्बेट महोत्सव के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि महोत्सव में मधुबनी चित्रकला और आधुनिक कला कार्यशाला, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, लोक संस्कृति कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं इसे बहुआयामी स्वरूप प्रदान करेंगे। विकासनगर में श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं मंदिर समिति समेत प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हारे के सहारे, यानी जो सब जगह हार जाते हैं, टूट जाते हैं, मन से कमजोर हो जाते हैं, उन सभी को बाबा अपनी कृपा से सच्चे मन से अगर हम उनके प्रति समर्पित होकर, किसी के पास बुद्धि कितनी है, किसी के पास कौशल कितना है, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि आपका समर्पण कितना है, आपका भक्ति भाव कितना है। बाबा के यहां उसका विश्लेषण होता है। वहां एक एक क्षण का, एक एक पल का विश्लेषण होता है कि हमने कौन सा काम किया है, हम कौन सा काम जानते हुए गलत कर रहे हैं, कौन सा काम न चाहते हुए कर रहे हैं और कौन सा काम अज्ञानता से कर रहे हैं। ये बाबा सबका विश्लेषण करते हैं। उनके पास एक एक पल का और एक एक क्षण का हिसाब होता है। इस धरा में एक पत्ता भी इधर से उधर हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो आप ये मानिए कि बाबा की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए दाता तो केवल विधाता है। ये हम सबके स्मरण में रहना चाहिए। ये अवसर हमको जीवन की राह दिखाने के अवसर भी होते हैं, और जिसने भी बाबा को सच्चे मन से पुकारा है, बाबा उसके पास आए। आप सबकी आवाज ऊपर जाती है, ऊपर से बाबा के पास जाती है, और बाबा के पास से जाकर बाबा ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आपके मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो आपका संकल्प होता है वो संकल्प सिद्ध होता है। बाबा अपनी कृपा से सबकी झोली भर देते हैं, और बाबा वो देते हैं। कई बार हम बाबा से बहुत कुछ मांगते हैं। मैं तो सोच रहा था यहां बोलना नहीं होगा, लेकिन अभी आपने कहा बोलना है, तो मैं कहा 2 शब्द जरूर बोल देता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हो सकता है आपकी इच्छा है कि ये होना चाहिए, वो हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जो मन में सोच रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर आप सोचिए कि कई बार हमारे मांगने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो बाबा ने आपके लिए कुछ उससे भी अच्छा सोचा होगा, और जो हो रहा है वो बाबा की इच्छा से हो रहा है। और आज बाबा श्याम के भजन कीर्तन, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और धार्मिक आयोजनों, और यहां जितनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि बाबा हर एक के हृदय में विराजमान हैं, हर किसी के आत्मा में बसे हुए हैं। आज के इस पावन अवसर पर
पधारे हमारे जो भजन गायक हैं, उनके द्वारा जो भक्ति से ओत प्रोत भजनों ने पूरे वातावरण को यहां पर भक्तिमय बना दिया। मैं तो सोच रहा था कन्हैया मित्तल भाई भी आए कहीं क्या, उनका भी भजन लगा हुआ था यहाँ। सौरभ गुप्ता जी आए, और सौरभ गुप्ता जी का बहुत स्वागत, उनके साथ आए हुए सभी टीम वासियों का स्वागत। उन्होंने सुंदर यहाँ पर भजनों की प्रस्तुति की है, और इन भजनों के माध्यम से हमारे सारे भक्तगण, सारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब बाबा के चरणों से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव ऐसा महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसको अलौकिक बनाने के लिए यहाँ पर पुष्प वर्षा भी हुई, जो बाबा के प्रति हमारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। और ये दृश्य निश्चित रूप से हमारे सभी श्रद्धालुओं को हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। भाइयों बहनों, ये हम सबका नहीं, ये बाबा की असीम कृपा है। मैंने पहले ही कहा कि आज हम लोग, सभी लोग इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, समाज के कामों में लगे हुए हैं। मैं बाबा से ही प्रार्थना करता हूं कि बाबा हमेशा सदैव हमें सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर और जन कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करें। हमारे अंदर दया का भाव रखें, हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, हम सबके अंदर करुणा हो, और हम सबके अंदर धर्म के अनुसार कर्म करने का हमेशा भाव हो। बाबा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलाए, क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये मानिए कि जो भी कर्म होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि धर्म कहता है सभी के लिए अच्छा करना है। जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो न्याय होता है, उसके अनुसार काम करना है। मैं ये संकल्प दोहराता हूं कि आप सभी के विश्वास और स्नेह को सदैव बनाए रखते हुए, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बाबा की कृपा से आपकी सेवा हमेशा इसी प्रकार करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक न बोलते हुए पुनः इस आयोजन समिति को और ऐतिहासिक खाटू श्याम जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे प्रदेश के अंदर सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बने रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से शब्द निकले थे, वो शिवमयी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए बाबा हम सब पर कृपा बनाए, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करें। थराली में राजकीय इंटर कॉलेज लोल्टी में उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट की अध्यक्षता में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय जनता की समस्याएं भी सुनी गई। बनौली से क्षेत्र पंचायत सदस्य मनमोहन रावत ने श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ थराली विकासखंड में किसी भी लाभार्थी को नहीं दिए जाने की शिकायत रखी, जिस पर उप जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को फटकार लगाते हुए गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर आमजन को श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम में लगभग 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी की रही। हमारे यहाँ संचालित किया जा रहा है और वर्तमान में अभी तक लगभग 100 के आसपास हमारे पास शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है और अभी भी हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। लगभग 40 से 50 शिकायतें भी हमारे द्वारा सुनी गई हैं और इसमें जो मुख्यतः समस्याएं हैं मेनली पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान और एक कुछ समस्या राजस्व से संबंधित थी कि जो आपदा के समय पे जो है हमारे यहाँ पे पुस्ता गिर गया है या दीवारें टूट गई हैं, घर में पानी घुस गया था तो उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो इस तरह की समस्या यहाँ पर ज़्यादा आई है। आज लोल्टी न्याय पंचायत की इस जन जन की सरकार जन जन की द्वार वाला कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी सरकार की विगत 3-4 सालों में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों में किस प्रकार की ज़मीनी स्थिति क्या है उसको जानने का और उसके अलावा और कौन से काम क्षेत्र में आवश्यक हैं, लोगों की कौन सी समस्याएं ऐसी हैं, इसको जानने का इसके माध्यम से बहुत बढ़िया इसके माध्यम से हमको मिल रही है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात के लिए भी उत्साह है कि कम से कम हमारी सरकार ने हमारी समस्याओं को या जो विकास के कार्य हुए हैं उनको जानने का जो ये
कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से लोगों में इस बात की खुशी भी है। जहाँ तक न्याय पंचायत लोटी पर ये समस्याओं की बात है, तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं, जैसे जो आय प्रमाण पत्र की जो राशि 4,00,000 से ऊपर का जो बन रहा है, उसमें दिक्कत है, ये सामने आई थी। कुछ सड़कों की समस्याएं हैं, कुछ पेयजल की समस्याएं हैं, और इस प्रकार 64 समस्याएं आई हैं, जिनका यहाँ पर एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। कई समस्याओं का यहीं पर समाधान हो गया है। मैं थराली ब्लॉक में जो आपका श्रम विभाग के जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यदि श्रम विभाग जो है उसे ब्लॉक स्तर पे, आपका न्याय पंचायत स्तर पे अगर वहाँ पे जो है कैंप लगाए, तो उसको जो है आम व्यक्ति को जो कि मैंने देखा कि जो ब्लॉक के लोग हैं, जो यहाँ गांव के लोग हैं, जो थराली ब्लॉक के लोग हैं, उनको श्रम विभाग के बारे में पता ही नहीं है। कई योजनाएं ऐसी हैं, कई चीज़ें जो हैं वो आप सर्दियों के टाइम पे आपके जो है क्या बोलते हैं कंबल वगैरह आदि वितरण का कार्य होता है, 50,000 की राशि दी जाती है। तो ये इनको अभी जानकारी नहीं है। आज जो जन जन सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, तमाम विभाग यहाँ पर आए थे, माननीय विधायक जी, उप जिलाधिकारी जी थे। ये कार्य जो है जितने आज यहाँ पे शिकायतें आई हैं, वो शिकायतें पूरी होनी चाहिए। ये आपके जो है 2 महीने में पता चलेगा। ऐसा ना हो कि आपका जो है सरकार के द्वारा कैंप तो लगा दिया, जनता दरबार तो लगा दिया, पता चल रहा कि किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तो अब विभाग की जिम्मेदारी है कि ये सभी शिकायतों को पूरा करे। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक विनोद कंडारी से की खास बातचीत। भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इलेक्शन से पहले एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन बाहर आया, और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर आरोपों की राजनीति जारी है, क्योंकि बीजेपी के तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि नारायण दत्त तिवारी के समय से ये मुद्दा चला आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मैटर ही नहीं था। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में कांग्रेस के लोग आपको बता सकते हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से देश में राजनीति करती है, पूरे देश की जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी जिस काम को आगे बढ़ाने का काम करती है, जिस तरीके से आपने कहा, आपने जिस यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, आप जानते हैं कि ये पिछले चुनाव में कांग्रेस के द्वारा किसी नेता द्वारा ये कहा गया था। पूरे ये मीडिया के माध्यम से सबको सामने आया, और कांग्रेस के पास आज की डेट में जनाधार नहीं है। कांग्रेस हताश और निराश है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार विकास के कार्य कर रही है, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है, सरकार भी आप ही की है। क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था लेकर जो आपने बात कही, निश्चित तो सरकार हमारी बहुत कोई घटना घटती है तुरंत एक्शन हम लेते हैं, और हम किसी को भी जो है कानून अपने हाथ में लेने नहीं देते। और हमारी सरकार जो है बहुत इन चीज़ों को लेकर बहुत तत्परता रहती है। कोई ऐसी कोई घटना घटे, और हमारा सरकार का काम है कि जो भी कोई भी गलत काम करे उसको पकड़ना हमारी सरकार का कानून काम है। अच्छा विधायक जी, क्योंकि अर्ध कुंभ भी अभी शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में किस तरह की आप तैयारियां भी मानते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में लोग आते भी हैं और देवप्रयाग तक लोग पहुंचते हैं, आपके क्षेत्र तक किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है उन सभी यात्रियों के लिए? देखिए, कुंभ हमारा एक बहुत आस्था का बहुत बड़ा कुंभ को हम पूरा एक ऐसी बहुत पुराने समय से लोग कुंभ की एक बहुत बड़ी मान्यता है, और हमारे धर्म में कुंभ को बहुत महत्व भी दिया जाता है। और आप देखिए, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर नहाने आते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हरिद्वार जो एक हमारे पवित्र जो नगरी है, वहाँ पर जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये कुंभ जो मेला है वो हमारे पूरे देश का संदेश पूरे विश्व में ले जाने का काम करता है। और इस कुंभ को लेकर सरकार की पूरी तैयारी, आप जानते हैं कि सरकार ने 7-8 महीने पहले तैयारी भी करती है विकास कार्य का, और रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो निश्चित तौर पर जो है जो कुंभ हमारा अर्ध कुंभ जो होने जा रहा है, एक विशाल अर्ध कुंभ होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई जगह से, कई क्षेत्रों से भी मांग आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए इन क्षेत्रों पर। देखिए, परंपराएं हैं, परंपराओं का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैंने आपसे कहा, कुंभ आज से नहीं, कुंभ पता नहीं कितने सालों से कुंभ, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज हो,
तो इसकी एक संस्कृति और एक अपना एक सभ्यता है। अब विधायक जी 2027 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर और क्या इस तरह के मुद्दे हैं जो इस बार देवप्रयाग की जनता से भी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मुझे देवप्रयाग की जनता ने बेटे के रूप में हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है और आपने देखा होगा कि मैं निरंतर अपनी जनता के बीच में बना रहता हूँ। और आपने देखा भारत सरकार के, आप जानते हो कि आज पूरे भारतवर्ष में जो है उसकी एक चर्चा भी होती है कि भाई उत्तराखंड में देवप्रयाग में भारत दर्शन जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप लोगों ने भी उसको कवर किया और बहुत सारी योजनाएं मैं लेकर आया हूँ। पर मेरा सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण जो मेरी कड़ी है, मैं पब्लिक से डायरेक्ट संवाद करता हूँ और आपने देखा मैं मैक्सिमम क्षेत्र में रहता हूँ और बहुत सारी योजनाएं में, इंडोर स्टेडियम हो, बहुत सारी रोडें हैं, पेयजल योजना को आपने देखोगे, पेयजल योजना को लेकर 6-7 महीने पहले, साल भर पहले एक मेरा वीडियो किसी ने मोबाइल किया, तो आप देख लिया उस क्षेत्र में आज जाके पता करना क्या है 84 में पानी की स्थिति मैंने कि वो योजना लास्ट स्टेज बनने को तैयार थी। अब कई लोग राजनीति भी करते हैं मगर हम विकास करते हैं और मेरा काम है जनता के बीच में रहना, जनता से संवाद करना। और आप देखिए मैंने वहाँ पर विश्वविद्यालय का जो है कैंपस बनाया नेकरे में, अनेकों काम मैं बता सकता हूँ मेरी विधानसभा में जो मैंने किए हैं और निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जंगली जानवर एक बड़ा विषय बने हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया इस बार और कहीं ना कहीं ये चुनौती भी है जंगली जानवर आप लोगों के लिए? देखिए, आप जानते हैं कि पहाड़ों में जो है भालू चाहे बाघ की बात हम करें, ये घटनाएं होती हैं। सरकार भी इसके लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे हम भी चिंतित हैं मगर इसमें सरकार ने बीच में बैठक भी की और हम भी समय समय पर भारत सरकार को भी पत्राचार करते हुए इसमें कुछ ऐसा कुछ संशोधन किया जाना चाहिए और सरकार ने समय रहते इसमें कुछ नियमों में संशोधन करने का भी काम करती है। अच्छा विधायक जी, ऐसा क्या लगता है कि अभी जो काम पूरा कुछ ऐसा काम रह गया हो जिसको अगली बार के लिए आप छोड़ रहे हो कि अगली बार में उसको पूरा करेंगे, कुछ ऐसे काम भी रह गए क्या? देखिए, जब तक पृथ्वी पर मानव जीवन रहेगा तब तक काम आते रहेंगे, तब तक समस्याएं आते रहेंगी और तब तक समस्या का समाधान होता रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक विनोद कंडारी जी हमारे साथ है जो राज्य के तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी सीज किया है। बरामद अवैध चरस की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर कांडा रोड में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को रोका गया, जिसकी तलाशी के दौरान दोनों से कुल मिलाकर 1 किलो 400 ग्राम अवैध चरस मिली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। बागेश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1400 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उन 2 अभियुक्त के नाम नरेंद्र सिंह कोरंगा है और महेश सिंह मेहता है। दोनों ही कपकोट के रहने वाले हैं। इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और आगे की वैधानिक आवश्यक कार्यवाही वो की जा रही है। इनका पुराना इतिहास भी रहा है सर? अभी तक ऐसा नहीं है, बाकी पूरी जानकारी की जा रही है और बाकी जगह से भी हम पता कर रहे हैं। अगर जैसे कुछ सामने आता है हम आपको और बताएं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले भी इंजीनियर्स ने शक्ति प्रदर्शन में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडलीय सचिव दीपक मटियाली ने कहा कि विगत लंबे समय से हमारी मांगों को और ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने हमारी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हमारी 27 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम सत्य सदन अल्मोड़ा में आंदोलनरत हैं, जिसमें आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसके प्रथम चरण में हम 2 तारीख को हमने शाखा की बैठकें करी थी और 10 को हमने जनपद की बैठकें करी थी और आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है 1 दिवसीय। और इसके बाद हमारा 23 को देहरादून में एक विशाल रैली है जिसमें पूरे प्रदेश भर के डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि जो हमारा महाधिवेशन हुआ था उस टाइम पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो आपकी 27 सूत्रीय मांग पत्र है उसको हम जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर समाधान करवाएंगे। बट वर्तमान 9 महीने 10 महीने बीतने के बाद भी हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई है और शासन कोई भी बैठक बुलाने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो आम सदस्य है उसका एक अंदर उसके अंदर आक्रोश है
और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब सड़क पर उतरने को तैयार है। और अगर सरकार अब भी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन से विकराल आंदोलन की ओर जाएंगे। चंपावत में कई विभागों में तैनात डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने जल्द सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली समेत 27 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते अब इंजीनियर्स का आंदोलन उग्र होने लगा है। सभी कर्मचारियों ने कलेक्टर रोड स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं होती तो 23 फरवरी को सचिवालय कूच किया जाएगा। ये 27 सूत्री मांग थी, इसमें बहुत सारी मांगे तो प्रमुख मुद्दा है हमारा, और एक ओपीएस है और हमारी 3 पदोन्नति और 10 कुल 26 और अन्य बहुत मांगे हैं। इन मांगों अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम 23 तारीख को देहरादून में जाकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। नैनीताल में वनाग्नि की आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से मनोरा पीक और छकाता रेंज में मॉक ड्रिल की। बता दें कि अभ्यास अग्नि नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और अंतर विभागीय समन्वय को परखने और मजबूत करने के लिए लिया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान विभाग के कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर लाइन काटने, ड्रोन सहित इंटरनेट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं डीएफओ आकाश गंगवार ने कहा कि फायर सीजन के दौरान किराए पर वाहन लिए जाएंगे ताकि मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के साथ ही अप्रिय घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। अब जो है खुद ही अवगत हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। मौसम में अब गर्मी आना शुरू हो गई है, तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो फरवरी मार्च का महीना है पतझड़ का महीना होता है। बहुत ज़्यादा जो है पत्ते नीचे गिरेंगे, चीड़ के वृक्षों की निडल्स जब नीचे आएंगी तो बहुत हैजार्डियस आग के लिए जो ईंधन है बहुत पर्याप्त मात्रा में वनों में मिल जाएगा। नमी की कमी होगी तो बहुत तेज़ी से आग लगने की संभावनाएं पैदा होंगी। उससे पहले हमको जो है तैयारियां कर लेना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मॉक ड्रिल करके डिफरेंट डिपार्टमेंटों का सहयोग लेकर के पुलिस है, एनसीसी है, एयरफोर्स है, स्वास्थ्य विभाग है, बहुत सारे विभाग जो है उनका सहयोग लेकर के एक पूर्व तैयारी के लिए जो है अभ्यास की प्रक्रिया की जा रही है। जैसा देख रहे हैं लड़िया काटा में कंपार्टमेंट नंबर 3 और 4 में एक जो है आग लगी हुई है, जिसमें हमारे जवान, हमारे अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के लोग जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एक आदमी घायल भी हुआ है, उसको हमने जो एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भी पहुंचाया है। तो ये विभागों का समन्वय तथा जो है वास्तविक घटना से पूर्व तैयारी है। निश्चित रूप से जो है इसका भविष्य में लाभ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।